गाइस ये रही क्लास 9 का जो सोशल साइंस एग्ज़ाम पेपर जो आपका 28 जून सेकेंड सिटिंग को जो होने वाला है। इसमें से मैं इकाई यानी कि यूनिट 3 कह सकते हैं नागरिक शास्त्र जो है इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। यानी कि आपके नागरिक शास्त्र में सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के दृष्टि से आपको 2 ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एक तो तीन चैप्टर नंबर 3 और एक 5। और अब यहाँ से जितने भी मैं दोनों चैप्टर से आपको बताऊँगी वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसीलिए जाते जाते ये क्वेश्चन भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है मतलब कि जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो सिर्फ जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसी बुक से वो पूछा जा रहा है। यकीन नहीं है तो आप खुद ट्राई कर लेना, यानी 28 जून को अगर आपका एग्ज़ाम इसमें आता है या नहीं आता है। ठीक है। सो सबसे पहले देखना कि थर्ड नंबर चैप्टर जो है चुनावी राजनीति और ये नागरिक शास्त्र है। इसके बाद जस्ट मतलब इसके बाद में आपको मिलने वाला है अर्थशास्त्र से। उसके बाद हमने सोशल साइंस का कंप्लीट जो है जितने रिड्यूस सिलेबस से चैप्टर वाइज वो भी मैंने बताया है, और जो वायरल क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने बताया है, और जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है मॉडल सॉल्यूशन तीनों का तीनों सेट मैंने वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है। उसके बाद एग्जाम से रिलेटेड सारे वीडियोस जो है आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं वहीं पे आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराऊंगी, वहीं पे दिया जा रहा है। ठीक है। सो भूलिए नहीं, पीडीएफ को लेना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सो पहला हमारा थर्ड चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो अति लघु प्रश्न उत्तर होता है, यहाँ पर है जो 2 मार्क्स का हमें पूछा जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर बोला चुनाव से हमारा क्या तात्पर्य है। सो आंसर हो जाएगा चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग प्रजातंत्र में अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। बिल्कुल ठीक है। चुनाव क्षेत्र वह है जो प्रजातंत्र में हम अपने प्रतिनिधि को अपने पसंद से चुनाव करते हैं। इसी को चुनाव मतलब इसी को चुनाव कहा जाता है। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, यानी निर्वाचन क्षेत्र आखिर होता क्या है। ठीक है। सो मैं बताऊंगी एक निश्चित क्षेत्र जिसमें मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब है एक ऐसा निश्चित क्षेत्र जहाँ पर मतदाता जो होता है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उसे ही निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में आपको सिर्फ वोटिंग से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आई होप आपको समझ में आता होगा ये सारी चीज़ें। ओके। नेक्स्ट फोटो पहचान पत्र क्या है। सो फोटो पहचान पत्र क्या है, तो देखिए इसमें यह मतलब यहाँ पर बोला हर एक मतदाता को एक पहचान पत्र दिया जाता है ताकि चुनाव के समय ठीक मतदाता की पहचान हो सके और किसी एक वोट का दूसरा ना डाल सके, इसीलिए पहचान पत्र दिया जाता है। यानी कि आपके मम्मी पापा का भी होगा, भाई बहन आपके बड़े भाई बहन का भी होगा फ़ोटो पहचान पत्र, जिसको हम लोग वोटर आईडी भी कहते हैं। ओके। ताकि उनके नाम पर कोई दूसरा धब्बा ना लगाए, यानी कि दूसरा वोटिंग ना कर सके, इसीलिए दिया जाता है। आगे है मत पत्र क्या है। तो मत पत्र क्या है, तो मत पत्र कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं ताकि उस पर मोहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जो है जाहिर कर सके। तो मत पत्र और कुछ नहीं है, जो मान लिया जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं, जो भी मतलब पार्टी से वो खड़े होते हैं तो उनका फ़ोटो या उनको जो पहचान पत्र मिला है यानी कि उनको जो चिन्ह मिला है उन पर छपा हुआ रहता है, और उसमें जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जितने भी पद पर खड़े हुए हैं, ठीक है, उनकी सारी फ़ोटोज़ और उनके सामने जो चिन्ह उनको मिला है वो दिया हुआ रहता है। और हमारा काम है कि हम अपने पहचान से उनके जो चिन्ह दिया गया है वहीं पे मोहर लगाकर हम अपने पसंद के नेता को हम चुन सकते हैं। सो मत पत्र वही है जिन पे चिन्ह छपा हुआ रहता है। ठीक है। आगे यहाँ पर जैसे दिया 5 नंबर में बोला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी जो मतलब कि वोटिंग हुआ था प्रधानमंत्री का, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आया था, आई होप शायद आपको याद होगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन था। ठीक है। सो यहाँ पर बोला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐसा वोट डालने का नया यंत्र है, यानी कि नया चीज़ें हैं जिसका प्रयोग करके मतदाता अपनी पसंद जो है जाहिर कर सकता है। ठीक है। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उसके चुनाव चिन्ह बने होते हैं उस मशीन के ऊपर। ठीक है। और मतदाता जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है तो वो उसके सामने लगे बटन को दबा देते हैं। इस तरह उसका वोट जो है दर्ज हो जाता है कि वो अपने पसंद के नेता को चुन पा रहे हैं। ठीक है। तो यही है एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन से 6 नंबर में बोला संसदीय क्षेत्र क्या है। सो संसदीय क्षेत्र और कुछ नहीं है, यहाँ पर बोला पूरा देश में कुल मिला के
543 क्षेत्र में बांटा गया है, मतलब पूरा हमारे भारत देश, दूसरा देश की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और इसमें से प्रत्येक को संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, प्रत्येक पार्ट को संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी कुल मिलाकर 543 क्षेत्र है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और हर एक निर्वाचित क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है और इसी को ही संसदीय क्षेत्र कहा जाता है। आई होप आपके एरिया में भी कोई एमएलए एमपी होंगे, ठीक है। आगे है चुनाव चिन्ह क्या होते हैं, इन्हें कौन प्रदान कराता है। सो आंसर हो जाएगा प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना चुनाव चिन्ह होता है। बिल्कुल होता है, जैसे कि भाजपा का होता है कमल फूल, उसी तरह जेएम का होता है तीर धनुष, इस तरह से मतलब किसी कांग्रेस का होता है हाथ का कंघी का वगैरह वगैरह जो होता है, ठीक है, ये सब उनका चुनाव चिन्ह होता है। चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग देता है। ये चुनाव चिन्ह कौन देता है, कैसे उठा के लाता थोड़े है, वो चुनाव आयोग ही उनको देता है। जैसे कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह हाथ है तथा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। सो यही चुनाव चिन्ह जो है ये चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त की जाती है। सो चुनाव चिन्ह इसको कहते हैं, यानी कौन प्रदान कराता है, चुनाव आयोग। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है। सो चुनाव घोषणा पत्र का क्या अर्थ होता है या क्या होता है। सो आंसर हो जाएगा चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल अपने भावी कार्यक्रम जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं या कार्यक्रम तथा नीतियां उस दल का चुनाव घोषणा पत्र कहलाती है। इससे जनता को विभिन्न दलों की नीतियों तथा कार्यक्रम का पता चलता है। जब वोटिंग के टाइम आता है ना, तो बहुत सारे नेता आते हैं हमारे बीच, भाषण देते हैं, ठीक है, हमें समझाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, हमें वोट से जिताओ, ये सब होता है जो चुनाव घोषणा पत्र कहा जाता है। अब आता है दीर्घ लघु प्रश्न उत्तर और लघु प्रश्न उत्तर, कुल मिला के यहाँ पर दोनों है। तो यहाँ पर है देखो, गुलाबर्गा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा और गुलबर्गा जिले की सीमा में अंतर क्यों है। सो अंतर इसका क्या रीजन हो सकता है। गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा जिले की सीमा एक जैसी नहीं है, क्यों, देखो क्यों नहीं है। तो पहला तो है संपूर्ण कर्नाटक राज्य आबादी के अनुसार समान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित है। दूसरी, संपूर्ण मतलब कि गुलबर्गा जिले की आबादी राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में निर्धारित आबादी से अधिक होती है, जिस वजह से ये दोनों में डिफरेंट पाया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर्स में समय, इसमें हमें एक बोला है गुप्त मतदान से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताओ। क्या है और इसका लाभ क्या है, दोनों बतानी है। सो गुप्त मतदाता ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कोई अन्य व्यक्ति यह नहीं जान सकता है कि कोई व्यक्ति किसे मत दे रहा है। समझ में आए, यानी कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा व्यक्ति हमें कौन सा वोट दे रहा है। अगर पता चलता तो आप उसके साथ ना, मान के चले आप ही खड़े हो, अगर आपको पता चला कि ये आदमी जो है मेरे को वोट नहीं देकर दूसरों को दिया, उनको जिताया, मतलब उन्होंने, मान के चले आप ही जीते हैं और वो आदमी आपको वोट नहीं दिया, तो आप तो पहचान लिए ना कि ये आदमी नहीं दिया, तो क्या आप उनका काम करोगे। वैसे बहुत ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते हैं, मतलब उनका, ठीक है, कि आपने वोट नहीं दिया तो मैं नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए गुप्त मतदाता का प्रयोग किया जाता है ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं, मतलब उन जो वोट दिया है उनको तो पता है मैंने इनको दिया, लेकिन जो जीता है या हारा है उनको ये पता नहीं चलेगा ये आदमी मेरे को सच में दिया था या नहीं दिया था। तो इससे तो बहुत मतलब कि अच्छी बात है, ऐसे होने भी चाहिए। और इसका लाभ क्या है। सो पहला लाभ है गुप्त मतदाता की व्यवस्था से मतदाता निर्भर होकर मत का प्रयोग करता है। इस व्यवस्था को अपनाने से मतलब कि आपसी द्वेष से छुटकारा मिलता है। ऑफकोर्स जरूरी है सभी ऐसे, इससे मतदाता मतलब मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता है क्योंकि मतदाता प्रतिशतों के समक्ष अपना निर्णय लेने में हिचकिचाता है। दूसरा, गुप्त मतदाता निष्पक्ष चुनाव में भी सहायक होता है। सो यही इसका लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम कह सकते हैं या कह सकते हैं कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, कह सकते हैं या नहीं। सो पहला यहाँ पर समझ लो, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 5 वर्ष के समय अंतराल से आयोजित किए जाते हैं। यानी विधानसभा और लोकसभा में जो समय अंतराल होता है वो 5 साल का होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, सभी को 5 साल का क्या किया जाता है, 5 साल तक उनकी सेवा, मतलब कि उनकी काम होती है। उसके बाद उनको मतलब अगर दूसरी बार जीतेंगे तो फिर 5 साल रहेंगे, नहीं तो दूसरा कोई आ जाएगा, ठीक है। तो 5 साल के बाद चुने गए सभी प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाता है और लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है। बस यही है। दूसरा हमारा आंसर होता है सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव एक ही समय में कराए जाते हैं, उसी दिन या फिर
कुछ दिन के भीतर, इसको आम चुनाव भी कहा जाता है। कभी कभी चुनाव एक सदस्य के त्यागपत्र देने या उसकी मृत्यु होने के कारण केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में कराए जाते हैं, और इसको मध्यावधि चुनाव भी कहा जाता है। यही दो रीजन इनका। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें बोला भारतीय चुनाव प्रणाली की कोई 3 विशेषताएं बताओ। तो भारतीय चुनाव प्रणाली की मुख्य 3 विशेषताएं इस प्रकार के, पहला तो वयस्क मताधिकार। ये वयस्क मताधिकार क्या है? सो भारत में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, ठीक है। क्योंकि वयस्क मताधिकार इसीलिए क्योंकि जो 18 साल के हो जाते हैं उनकी वोटर आईडी निकलती है और वो अपने हिसाब से अपने जनता, अपनी पसंद के जनता को चुन सकते हैं, तो इसको वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर बिना जाति, धर्म व वर्ग, लिंग भेद आदि सभी नागरिक को जिनकी आयु 18 वर्ष है उससे अधिक मतदान का अधिकार दिया गया है। जैसे इंग्लैंड, भारत और रूस जैसे कुछ देशों में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है, ठीक है। और दूसरी की बात करें तो भारत में चुनाव पृथक निर्वाचन के आधार पर नहीं होता है, यानी अलग अलग नहीं होता, बल्कि संयुक्त निर्वाचन के आधार पर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक चुनाव क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता, और चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से संबंध रखते हो, अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, यह प्रतिनिधि चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय से संबंध रखता हो। भारत में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं, परंतु उनके प्रतिनिधि केवल उन्हीं की जाति के लोगों द्वारा नहीं बल्कि सभी मतदाताओं द्वारा चुनी जाती है। इसीलिए वयस्क मताधिकार का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। कहने का मतलब भारत में निर्वाचन प्रक्रिया में एक व्यक्ति केवल एक वोट का अधिकार है, एक वोट ही दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, इसका क्या कार्य प्रणाली है, क्या है और इसका काम क्या है। सो आंसर हो जाएगा आजकल मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है, क्योंकि इस मशीन में उम्मीदवारों के नाम और राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह दिखाई देता है, और स्वतंत्रता प्रत्याशियों का भी चुनाव अधिकारी द्वारा उनके मतलब अपने चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। मतदाता को केवल उम्मीदवारों के नाम सामने लगे बटन को दबाना होता है और इसका मत इंगित करता है, उम्मीदवार के नाम अभिलेख में पता चलता है, और चुनाव समाप्त होते ही इन सभी मशीनों को सील करके एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। कुछ दिन पश्चात एक नियमित समय तिथि को एक चुनाव क्षेत्र में सभी मशीनों को खोल दिया जाता है, प्रत्येक उम्मीदवार को मतलब गिनती कर ली जाती है, ठीक है। सभी उम्मीदवारों को बिचौलिए एवं या एजेंट मतगणना के समय एकत्रित होते हैं, यह देखने के लिए कि मतगणना सही ढंग से की जा रही है या नहीं, ठीक है। यह एक निर्वाचन क्षेत्र से सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। जो जीतता है वो तो उनका रिजल्ट तो बेटर है और उनको घोषित की जाती है कि इन्होंने जीता है, ठीक है। और आम चुनाव में मतगणना एक ही समय और एक ही दिन की हो जाती है, एक ही समय में, ठीक है। आम चुनाव पर जैसे इस बार मुखिया का वोटिंग हुआ वो अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग दिन में हुआ था, लेकिन अगर आम चुनाव होता है जैसे कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, वो एक ही दिन में होता है, ओके। इसमें मतलब कि अलग अलग नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो सबसे बेटर होगा कि एक दिन में होता है, पूरा भारत के प्रधानमंत्री हैं जो एक ही दिन में उनका वोटिंग चलता है, गिनती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का क्या महत्व है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का उल्लेख करें। सो क्या उपाय हो सकता है, आंसर हो जाएगा यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। चुनाव निष्पक्ष होने के लिए 2 कारण है। एक तो चुनाव लोकतंत्र का दर्पण है। जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि लोग क्या चाहते हैं। तो दूसरे लोकतंत्र को जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार माना जाता है। मतदाताओं के समर्थन यानी कि सच्चे समर्थन के बिना किसी सरकार के सत्ता में रहने का अधिकार बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हम सरकार चुनते तो हैं हम ही, ठीक है। इसीलिए तो बोला जाता है जनता द्वारा जनता का शासन, ठीक है, लोकतंत्र में। आगे अगर बात करेंगे यहाँ पर स्वतंत्रता निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनेक प्रावधान जो है दिए गए हैं, वो कौन कौन सा है, चलिए इन्हें देखते हैं। पहला है चुनाव का प्रबंधन चुनाव आयोग काम करता है, बात तो सही है। उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रक्रिया अपनानी होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। दूसरी की बात करें तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा कि मंत्री अपने सरकारी दौरों को चुनाव कार्य के साथ नहीं जोड़ेंगे और सत्ताधारी दल के लाभ के लिए सरकारी वाहनों तथा कर्मचारी का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। तीसरी यहाँ पे बात करेंगे आयोग संवेदनशील चुनाव क्षेत्र में केंद्रीय प्रेक्षक भेजता है। यदि किसी मतदान केंद्र में बूथों पर कब्जा कर लिया गया हो तो आयोग वहां पुनः मतदान के आदेश दे देगा।
और चौथा बात करें, चुनाव याचिका पर सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। यदि किसी निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा या उसके चुनाव एजेंट द्वारा कोई भ्रष्ट व्यवहार किया गया हो तो न्यायालय उस चुनाव को अवैध घोषित करेगा। ठीक है। दूसरा, पांचवा है, राज्य सरकारें मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने के लिए सिद्धांत जो है रूप में सहमत हो गई है। और 7 नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं, वर्णन करिए। देखिए, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र एक अलग ही मकसद का होता है। देखिए यहाँ पर हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने प्रतिनिधि चुनने और प्रतिनिधि चुने जाने का हक बिल्कुल दिया है। संविधान निर्माताओं को यह चिंता थी कि खुली मत प्रतियोगिता के कतिपय कमजोर वर्ग शासक लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा के लिए चुने जाने का अवसर ना पाए। उसके पास दूसरों के विरोध प्रतिस्पर्धा करने और चुनाव जीतने के लिए अपेक्षित संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं हो सकते हैं। इसीलिए प्रभावशाली और धनवान लोग उनके चुनाव जीतने को भी रोक सकते हैं। सो इसीलिए यानी कि यदि ऐसा होता है तो हमारी संसद और विधानसभाएं इस वर्ग के उचित प्रतिनिधि प्राप्त नहीं कर पाएंगी और इससे हमारा लोकतंत्र जो है न्यून प्रतिनिधित्व वाला और न्यून लोकतांत्रिक बन जाएगा। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित जनजाति यानी कि जनजातियों के लिए आरक्षित है यानी रिजर्वेशन है, जो जनजाति कि जो बहुत ही नीचे जाति के आते हैं उनके लिए। अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति ही उम्मीदवार बनेंगे। इसमें कोई बड़े लोग जैसे जनरल ओबीसी में खड़े नहीं हो सकते हैं, जो कि कि निचले जनजाति के होते हैं, उनका रिजर्वेशन हो जाता है और वही उन पद पर खड़े हो सकते हैं। सो इस तरह अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही अपने लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ पाएगा और समाज के अन्य वर्गों के उम्मीदवार इन क्षेत्रों से चुनाव के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। तो यही है आरक्षित क्षेत्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चैप्टर नंबर 5 की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार का यहाँ से क्वेश्चन जितने पूछे जाएंगे वो आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। सो यहाँ से एक भी क्वेश्चन व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं जितना बताऊंगी अगर आप सारे करते हो ना तो यहाँ से 2 या 3 मार्क्स आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, सिविल अधिकार कौन से होते हैं। सो आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार, समानता, स्वतंत्र, वंश निर्माण का अधिकार, वंश संपत्ति रखने का अधिकार, कुछ सिविल अधिकार ही होते हैं। अगर दूसरा नंबर की बात करें, राजनीतिक अधिकार कौन होते हैं। सो आंसर हो जाएगा वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार तथा किसी राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार को ही कुछ प्रमुख जो है राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आ। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोला छुआछूत से आपका क्या अभिप्राय है। सो आंसर हो जाएगा छुआछूत हमारे अभिप्राय कि छुआछूत से हमारा अभिप्राय है कि उस अंधविश्वास से जो केवल जन्म के आधार पर किसी अछूत मानकर उसे स्पर्श मात्र से डराता है। तो ये छुआछूत का कहा जाता है क्योंकि यही छुआछूत जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने छुआछूत को समाप्त कर दिया था। ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत। अगर आगे बात करेंगे यहाँ पर बेगार किसे कहते हैं। सो आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति से जबरदस्ती मुफ्त में काम कराना। जैसे कोई लोग होते हैं मुफ्त में काम कराता है, उसको बेगारी कहते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति से जबरदस्ती मुफ्त में काम ले जाते काम लेते जाना बेगार कहलाता है। प्रायः खरीदे गए नौकरों को बेगार में अपने स्वामी का काम करना पड़ता है, तो इसको बेगार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल से आपका क्या तात्पर्य है। सो आंसर हो जाएगा मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल कहा जाता है, कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन से मौलिक अधिकारों से आपका क्या तात्पर्य है। सो आंसर हो जाएगा वे मूलभूत आवश्यकताएं जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए परमावश्यक होती है, उन्हें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहा जाता है। से अधिकारों का प्रयोजन मनुष्य में निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान कराता है। अगर दूसरी बात करें जैसे यहाँ पर लघु और दीर्घ उत्तर या प्रश्न उत्तर है तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर पहला है कि लोकतंत्र में हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है यानी क्यों रहती है। तो आंसर हो जाएगा पहला कि एक लोकतांत्रिक में अधिकार विशेष भूमिका रखता है। अधिकार अल्पसंख्यकों को दमन से रक्षा भी करते हैं। और दूसरी ये है
कि अधिकार या दूसरी यह है कि जैसे यहाँ पर दिया है, अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि अधिकांश यानी कि अधिक संख्यक लोग अल्पसंख्यक पर जुल्म ना कर सके। सरकार को ऐसी दशाओं में नागरिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। कभी कभी चुनी गई सरकारें भी दशाओं में नागरिक अधिकारों का दमन करने लगती हैं या उन्हें अधिकार नहीं दिला पाए। यही कारण है कि कुछ अधिकारों को इतना ऊंचा रखने की आवश्यकता पड़ती है कि सरकार उनका उल्लंघन ना कर सके। सभी लोग सभी लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नागरिक के अधिकार संविधान में उल्लिखित रहती है। आगे बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन से बोला संस्कृत शिक्षा के संबंधित अधिकार का वर्णन करें। सो आंसर हो जाएगा इस मूल अधिकार के अंतर्गत, यानी ये तो मूल अधिकार है नागरिकों का जो 6 था, ठीक है। इसमें से संस्कृत और शिक्षा संबंधित दिया है। सो हम कह सकते हैं मूल अधिकार के अंतर्गत, इस मूल अधिकार के अंतर्गत नागरिकों के प्रत्येक समूह को जो भी भारत की भूमि पर रहते हैं जो भी तथा जिसकी उनके अपनी निश्चित भाषा लिपि तथा संस्कृति, अपनी भाषा लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि किसी भी राज्य की अथवा राज्य की आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्था में किसी विद्यार्थियों को केवल उसके धर्म, जाति या भाषा आदि के आधार पर प्रवेश पाने से नहीं रोका जा सकता है, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी भाषा, कोई भी जाति से बिलोंग करता हो, ठीक है। और जैसे अनुच्छेद 19 दिया है, जैसे अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म अथवा भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने तथा उन्हें चलाने का अधिकार दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना अनुच्छेद 29 से 30 तक में। आगे अगर बात करेंगे इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देते समय उसके साथ इस आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह अल्पसंख्यक के प्रावधान के अधीन है। अगर दूसरे हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन दिया है, 3rd नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया कि समानता का सिद्धांत सामाजिक जीवन को विस्तार देता है, व्याख्या करें। सो आंसर हो जाएगा संविधान सामाजिक विभेद के एक उग्र स्वरूप का उल्लेख करता है। कैसे? जैसे यह उग्र रूप अप्रस्यता, अतः सरकार को इनका उन्मूलन करने के निर्देश जो है दिए गए हैं। दूसरी है प्रत्येक सरकार की अस्पृश्यता को निष्पद्ध ठहराया गया है। यहाँ पर अस्पृश्यता का अर्थ होता है कि कतिपय जाति के लोगों को स्पर्श न करने देना नहीं है। इसमें से ऐसे सामाजिक व्यवहार और सभी तरह की मान्यताओं को भी सम्मिलित किया जाता है जो कि कतिपय जाति में जन्म लेने के आधार पर लोगों को तुच्छ मानती हैं। और इसका तीसरा पॉइंट है ऐसा व्यवहार सार्वजनिक स्थलों पर अन्य लोगों के साथ अनुक्रियाएं करने या उनमें प्रवेश करने से कुछ जाति के लोगों को रोकता है और उन्हें समानता का दर्जा नहीं देता है। इन्हीं कारणों से संविधान ने अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध भी बनाया गया है। तो क्वेश्चन स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार नागरिकों को कौन कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये तो बार बार पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इनको याद कर लेना, ठीक है। जैसे हम स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार नागरिकों को निम्नलिखित 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। पहली तो भाषण तथा विचार के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपने भाषण जो है अपने चीज़ों जो भी आप चाहते हो वो आप कर सकते हो जाहिर, ठीक है। दूसरा शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। चौथा सारे भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता दी गई है। पांचवा भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है। और चौथा है कोई कारोबार या व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता पूर्णता दी गई है। आगे यहाँ पर बोला शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं। सो आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के अनुसार नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। यानी 23 से 24 के बीच में शोषण का जो विरुद्ध अधिकार है उनको दिया गया है। और अनुच्छेद 23 के अनुसार मनुष्यों को खरीदना, बेचना तथा व्यवहार पर रोक लगाना ये मना की गई, मतलब इसके अंदर रखा गया है। और अनुच्छेद 24 की बात करेंगे तो इसके अनुसार 14 वर्ष के से कम 14 वर्ष या उससे कम वर्ष के आयु वाले बच्चे को किसी कारखाने अथवा काम कि खान में नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता। तो अनुच्छेद 23 में शोषण का विरोध, यानी कि आप किसी भी मनुष्य को बेच या खरीद नहीं सकते या बेगारे में काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो आता है 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को ना तो आप उन्हें कारखाने में काम करवा सकते हैं ना खान पे, ठीक है। ये चीज़ें दिया गया। और दूसरा है
छठा नंबर है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता है संविधान के अनुच्छेद यानी 25 से 28 तक जो है आपका धार्मिक से संबंधित वर्णन किया गया है। ठीक है, सो नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को वो अपना सकता है और उसका प्रचार करने का भी पूरा हक जो है उन्हें दिया गया है। इसके लिए उन्हें अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का, उनका प्रबंधन करने का पूरा अधिकार है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर 7 नंबर की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है। सो आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि वह राज्य जो मतलब कि राज्य मतलब देश में होता है जहाँ पहले अगर बात करें सरकार अपना कोई धर्म नहीं होता, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता। आप उनके नागरिक जो भी धर्म जो है अपना सकते हैं। दूसरा, सरकार धार्मिक मामलों के दखल नहीं देती है, यानी सरकार नहीं कहता कि आपको ईसाई है तो आपको मतलब कि क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन बनना है, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, ऐसे नहीं बोलते हैं कि मतलब कि आपको जो पसंद है वही धर्म अपना सकते हो। इसमें सरकार कोई फोर्स नहीं करते हैं कि हमें हिंदू का है तो हिंदू ही धर्म मतलब अपना सकते हैं, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन ही, दूसरा नहीं ले सकते। आप अपने हिसाब से अपने धर्म को चुन सकते हो, या अगर आप मुस्लिम है तो हिंदू में आपको ज़बरदस्ती नहीं बुलाया जाएगा, आप अपना धर्म से संकेत मतलब कि संतुष्ट रहेंगे। तीसरी बात करेंगे, देश के नागरिक धर्म के मामले में स्वतंत्र होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं। ठीक है, और चौथी है सरकारी पदों पर नियुक्ति के समय धर्म को आधार नहीं बनाया जाता। मान लिया कोई भी अगर आप सरकारी जॉब करना चाहते हैं तो आपसे नहीं पूछा जाता कि आप अगर आप हिंदू हैं तो आपको धर्म मतलब कि जॉब नहीं दिया जाएगा, या फिर आप मुस्लिम है तो जॉब नहीं दिया जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपकी मतलब कि वहाँ पे आपकी कैपेसिटी को पहचाना जाता है कि आप किस मतलब कि आपकी नॉलेजेबल कितनी है, आपकी क्षमता के आधार पर आपको जॉब दिया जाता है, ना कि धर्म के आधार पर। इसलिए हम कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष का राज्य जो है इसमें सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं होता है कि आपको यही धर्म का अपनाना है। ठीक है, सो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान का अधिकार 6 स्वतंत्रता का समूह है, इस कथन की व्याख्या करो। क्या ये है, सो आंसर हो जाएगा यहाँ से स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कुछ मतलब अधिकारों या मूल स्वतंत्रता का मतलब कि गुच्छा होता है। ये स्वतंत्रताएं मतलब गुच्छा मतलब कि समूह होता है। ठीक है, ये स्वतंत्रताएं सभी नागरिकों के लिए अनुच्छेद 19 से 22 तक संरक्षित है। अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है संरक्षित है। ये सभी अधिकार स्वतंत्रता के कुछ करने के लिए हैं। 6 महत्वपूर्ण अधिकार जो नागरिकों के लिए संरक्षित है, और वो कौन कौन सा है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, मतलब आपके एग्जाम में आना तय है। ये भी आए हैं, इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, नागरिकों को विभिन्न मुद्दों पर यानी वक्तव्य देने या प्रेस द्वारा अपने विचार की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वो अपने विचार को लोगों के सामने जाहिर कर सकता है। दूसरा है, बिना शास्त्र लिए हुए शांतिपूर्वक सभा की स्वतंत्रता दी गई, यानी कोई भी इसमें औजार नहीं, आपको सभा बनाने के पूर्णतः मतलब आज़ादी दी गई है। दूसरी है यह अधिकार विचारों की स्वतंत्रता